हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सी का एक सीरीज जिसमें कि हम जीरो टू एडवांस सी को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सी। सबसे पहले अगर हम सी के बारे में देखें तो हमें सबसे पहले दिमाग में यही बात आएगी कि सी क्या है। तो सी एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेनिस रिची के द्वारा बेल लेबोरेटरी में 1972 में बनाई गई थी। डेनिस रिची वो एक आदमी थे जिन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। आज भी सी जो है इतना पॉपुलर लैंग्वेज क्यों माना जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इतना पुराना लैंग्वेज होने के बाद भी 1972 में डेवलप हुआ एक लैंग्वेज आज भी हमें पढ़ाया जा रहा है और हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। तो इसका मेन वजह यह है कि ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो क्योंकि इस ये बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए भी ये मदद में लिया जाता है। आज भी बहुत सारी गेमिंग एप्स जो कि बहुत फास्ट होती है, वो डायनेमिक होती है, जैसे कि हमारा फ्री फायर गेम भी है, इसके बैकएंड में भी सी लगा हुआ है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि काफ़ी डायनेमिक गेम्स के पीछे भी हमारा सी लगा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी आज भी बहुत ही यूज़फुल है और इसके वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। और बाकी सब लैंग्वेज के कंपैरिजन में ये लैंग्वेज काफ़ी फास्ट है। और दूसरी बात ये कि ये वर्सटाइल भी है। किसी भी तरह के काम में, जैसे दो ही तरह के काम होते हैं बेसिकली। एक तो या फिर एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है या फिर किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाता है, दोनों चीज़ों में ये काम में आती है। सो ये हमारा सी पढ़ने का एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो सी का एक प्रोग्राम लिखने का, किसी भी लैंग्वेज में लिखें, एक प्रोग्राम लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम सी की बात कर रहे हैं तो हम सी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसको कहते हैं हैशटैग, इसको देखते हैं। फिर इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, इंट मेन क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, सेमी कॉलन्स क्या है, प्रिंटफ क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक जो एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग का, वो यहाँ पे हम इस स्लाइड पे देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हिस्ट्री ऑफ सी देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ सी में वही वही बातें हैं जो कि मैंने पीछे बताई है आपको। डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1970 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब बात करते हैं कि इस लैंग्वेज का नाम सी ही क्यों है। क्योंकि इनसे पहले अ, एक और भी लैंग्वेज था जिसको कि हम बी लैंग्वेज कहते थे, और बी लैंग्वेज के जस्ट बाद सी का डेवलपमेंट हुआ था। सो इसको हम सी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं कि क्योंकि उसका सक्सेसर है। और ये ओरिजिनली जब मार्केट में इसका इन्फ्लुएंस दिखा वो 1972 से लेकर के 1973 का दौर था। और साथ साथ चलते चलते हम ये भी एक बात कर लेते हैं कि ये कहाँ बनी हुई थी। तो ये बेल लेबोरेटरी जो कि अमेरिका में थी, अभी भी है, जो कि अमेरिका में थी, और वहाँ पर डेनिस रिची नाम के जो साइंटिस्ट थे काम करते थे और वहीं पे उन्होंने उसको डेवलप किया था। लेकिन डेवलप करने के बाद बात आती है इसको स्टैंडर्डाइज्ड करने की, मतलब कहीं ना कहीं से इसको मान्यता मिलेगी कि ये लैंग्वेज है, तभी इसको लैंग्वेज मानी जाएगी और डेवलपमेंट के दुनिया में इसको यूज किया जाता है। तो वो दौर आता है हमारा 1989 का, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी, जिसको कि आंसी भी कई लोग बोलते हैं और एएनएसआई भी बोल सकते हैं, और आईएसओ और आईईसी के द्वारा ज्वाइंटली इसको स्टैंडर्ड किया गया, स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना गया। और उस टाइम से हम इसको पढ़ते हैं, मतलब एक फ्लो में आ गया ये लैंग्वेज मार्केट में। उसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सी का हमारा फीचर्स क्या है, क्यों इतना डायनेमिक लैंग्वेज माना गया, क्यों अभी भी पॉपुलर है। ये सारी चीज़ तो हमने बात की है, लेकिन हम उसे अब देख लेते हैं एक बार। तो वही बातें आगे फिर से कि एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। मीन्स प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद अगला इंस्ट्रक्शन चलेगा, दूसरे इंस्ट्रक्शन चलेगा, तीसरा इंस्ट्रक्शन चलेगा, मतलब एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शन चलते हैं इसमें। और इसका मेन फीचर अगर हम देखें तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, फास्ट एंड इफिशियंट है, मॉड्यूलरिटी हमें देता है। मॉड्यूलरिटी का मतलब हो गया कि हम अपने प्रोग्राम को अलग अलग मॉड्यूल्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी आर फ्री टू डिवाइड आवर प्रोग्राम्स इन मॉडल
मॉड्यूल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। मतलब ये हुआ कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम इसे आसानी से समझ पाएँ। तो ऐसी मॉड्यूलरिटी हमें ये देता है। उसके बाद जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स भी होते हैं और यूज़र डिफाइंड ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिलेंगी। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना ही तो एक मशीन लेवल लैंग्वेज जिसमें कि मशीन क्या समझती है, मशीन हमारी 0-1 की भाषा समझती है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट 0-1 नहीं देख सकते। तो और ना ही हम कंप्लीट इंग्लिश या जो बोल सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी है इंग्लिश, जिसमें कि हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं। वैसे तो हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी भी है, लेकिन एक मशीन से बात करने के लिए या किसी भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश को ही माना जाती है। तो कंप्लीट इंग्लिश नहीं देख पाएंगे यहाँ पे, और ना ही हम 0-1 की भाषा देखेंगे। इसके वजह से इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और इसको पोर्टेबल भी है और इजी टू एक्सटेंड, यानी कि इसको एक्सटेंड करना भी आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो हम इस पूरे सीरीज को टोटल 13 चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा बेसिक्स ऑफ सी, सेकेंड चैप्टर होगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट, थर्ड चैप्टर है हमारा डेटा टाइप्स, उसके बाद इनपुट आउटपुट्स कैसे लेते हैं, किससे यूजर से किस तरह हम इनपुट लेते हैं और प्रोग्राम हमें किस तरह का आउटपुट देता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स मतलब जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो मीन्स रिमाइंडर जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करें तो जैसे कि हम अपने प्रोग्राम हमने जैसे बोला कि प्रोग्राम तो एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन चलेगा, उसके बाद थर्ड फोर्थ ऐसे करके चलेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने प्रोग्राम को एक इंस्ट्रक्शन के बाद किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन पे, मतलब उसके फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक के बाद एक न चल करके हम किसी कंडीशन के थ्रू उसको दूसरे इंस्ट्रक्शन के ऊपर जंप करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा फंक्शन। फंक्शन भी हम लोग काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फंक्शन मीन्स वही, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। उसके बाद एरेज क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, पॉइंटर्स क्या होता है, ये देखेंगे। फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होती हैं। जैसे मैंने डेटा टाइप की बात की तो इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है, डेसिमल जिसे कि हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं, और डबल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। उसी तरह से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी होता है। जैसे एरे भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, वो भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। और लास्ट एक हमारा चैप्टर आता है फाइल हैंडलिंग। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो कि हमारी अगर छुट्टी हुई रहेंगी तो उनको हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन जो सीरीज शुरू होता है उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली दिखता कैसा है। तो दिखने से पहले हम उसका एक बेसिक स्केलेटन समझेंगे, जिसको कि कंकाल बोले या फिर लेआउट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लाइन में होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि हैशटैग से शुरू होती है। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है। फंक्शंस होती हैं कुछ, फिर लोकल डिक्लेरेशन। फंक्शंस मीन्स जिसके जो कि एक मेन फंक्शन होता है जहाँ से हमारी प्रोग्राम शुरू होती है। किसी भी बेसिक सी प्रोग्रामिंग हो उसमें मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वो होता ही है, उसके बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं चल सकता। सो फंक्शन होती है। उसके अंदर लोकल डिक्लेरेशन भी होता है वेरिएबल्स का, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कुछ इसमें स्टेटमेंट्स होंगी। उसके बाद जो सेकेंड हमारा पॉइंट है कि हम जब किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं तो केवल और केवल हम खुद के समझने के लिए वो प्रोग्रामिंग नहीं करते, हम इसके लिए भी करते हैं कि जो हमारे बाद या कोई और अगर हमारे कोड को देखे तो उसे वो समझ पाए। उसको समझाने के लिए और उसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए हम कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करते हैं। कमेंट्स जैसे कि हम लोग किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं, उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम के ऊपर भी कमेंट्स लिख सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सी इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, और इसे हम इंग्लिश में एक नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देन आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जैसे कोई नेम, किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को या किसी भी वेरिएबल को पहचानना है तो पहचानने के लिए हम उसे एक नाम देंगे, उसी नेम को आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पूरे सी प्रोग्रामिंग में कुछ रिजर्व्ड वर्ड भी होते हैं, जैसे हम एक्स वाई जेड ABCD तो किसी को दे सकते हैं जिसको कि हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। फिर आती है कि कुछ ना कुछ तो इसकी भी एक अपनी वर्ड्स होंगी जो कि ये रिजर्व रखता होगा, ताकि उसका मतलब ये कुछ समझ पाए। या फिर जिस कंपाइलर के ऊपर हम अपने लैंग्वेज को, अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, उस कंपाइलर को पता हो कि इस कीवर्ड का मतलब क्या है। तो रिजर्व्ड कीवर्ड एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होता है जिसके थ्रू हमारा कंपाइलर ये समझ पाता है कि अच्छा हमें ये काम करना है। तो हमारे सी प्रोग्रामिंग में टोटल 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल, लॉन्ग, स्विच हो गया, ब्रेक हो गया, गो टू, और बहुत सारी ऐसे आगे करके हम समझेंगे। उसके बाद और भी आगे बढ़ते हैं तो बेसिक प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे वेरिएबल किस डेटा टाइप में है, इंटीजर है, फ्लोट है, डेसिमल है। डेसिमल को ही बेसिकली हम फ्लोट बोलते हैं। तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे उसमें कुछ एटॉमिक टाइप्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाइड, इंट, कैर, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो डेटा टाइप है, जो वेरिएबल है, वो उसका डेटा टाइप क्या है। उसके बाद कुछ कांस्टेंट भी होते हैं। कांस्टेंट मीन्स लिटरल्स। लिटरल्स जो वैसे कांस्टेंट होते हैं जो कि इनिशियलाइज्ड होते उसी टाइम हो जाते हैं जब वो डिक्लेयर किए जाते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिटरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है। तो जैसे हम किसी भी वेरिएबल को जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये इनिशियलाइज्ड जब होता है उसी को बोलते हैं लिटरल्स। और अगर कोई वेरिएबल है जिसको कि हम बस डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, बाद में या आगे प्रोग्रामिंग में हम कहीं उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे वेरिएबल। और जिसको डिक्लेयर करते टाइम ही इनिशियलाइज कर दे उसी उसको हम लिटरल बोलते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि फाइल्स क्या होती है। प्रिंटिफ। प्रिंटिफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे, मीन्स अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आउटपुट स्क्रीन, जिसको कि हम टर्मिनल भी बोलते हैं, उसके ऊपर मैसेज को शो करवाते हैं। तो प्रिंटिफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कि किस तरह यूज़ भी करते हैं। उसके बाद आउटपुट अगर लेना है, अभी इनपुट की बात हो गई, जैसे प्रिंटफ दे करके हम इनपुट देते हैं। आउटपुट जब लेना है तो स्कैनएफ का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड के द्वारा, सॉरी, स्कैनएफ जो होता है ना, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं उसको यूटिलाइज करके और आउटपुट देता है। उसके बाद आगे देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में हम इस तरह का बेसिक लेआउट जो समझ सकते हैं, मैंने जो कि पीछे डिस्कस किया हुआ है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज होता है जिसको कि हैशटैग, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शंस होती हैं, फंक्शंस में वही मेन फंक्शन, उसके अंदर लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स होता है, देन स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। अभी यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम में हम देख सकते हैं जो मैंने पीछे आपको डिस्कस करके बताया है, वही चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई है। हैशटैग जिसके आगे लगा होता है उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। stdio.h का मतलब होता है कि ये एक हेडर फाइल है। studio.h एक हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन, मतलब कि किसी वेरिएबल को हम ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे एक्स को मैंने यहाँ पे इंट एक्स डिक्लेयर किया है। इंट जो है उस एक्स का डेटा टाइप है। इससे पता चलता है कि जो एक्स है हमारा वो इंटीजर वैल्यू है। एंड उसके बाद जो मैंने बोला था कि प्री प्रोसेसर होगा, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिर फंक्शन आएंगी, तो वो ये मेन फंक्शन है जो कि हर प्रोग्राम में, सारे के सारे सी प्रोग्राम में ये होता ही है। यहीं से कंपाइलर को पता चलता है कि दिस इज द एंट्री पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन इंटर इन द प्रोग्राम सो दैट वी कैन गेट इनपुट आउटपुट और एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन वी कैन एग्जीक्यूट। और इसके बाद जो आगे आती है तो प्रिंटफ स्टेटमेंट, जिससे कि हम मैसेज को अपने आउटपुट स्क्रीन या प्रोग्राम के थ्रू देते हैं यूज़र को। और स्कैनएफ जो होता है उस हमारे कीवर्ड, जो हम कीबोर्ड से किसी भी तरह के इनपुट्स, मतलब नंबर या जो भी एक नंबर दे सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर दे सकते हैं, फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं, उसको वो स्कैन करके और यूटिलाइज करता है, जो कि हमारे आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। और इसको स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो बिगिनिंग है, जहां से हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। दिस इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू परफॉर्म सम ट्रांसफॉर्मेशन टू द फाइल बिफोर कंपाइलिंग।
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रोग्राम को रन करवाएंगे उससे पहले हमारे कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। और ये पता कैसे चलता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि अब हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है फाइल में। जो भी हम फाइल जिस नाम से भी सेव करते हैं, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी तरह का फाइल सेव करते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में हो, तो उसके लास्ट में डॉट सी एक्सटेंशन लगा होना चाहिए। अदरवाइज इसको ये एग्जीक्यूट, हमारा सी का जो कंपाइलर है उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आगे आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। उसके बाद डिक्लेरेशन जो होता है वो ग्लोबली हो सकती है और लोकल डिक्लेरेशन भी हो सकता है। ग्लोबल जो कि मेन फंक्शन इंट मेन फंक्शन के ऊपर करते हैं उसको ग्लोबल बोलेंगे, और उसके बाद लोकल बोलेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है और लोकल डिक्लेरेशन होती है। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन जो होता है वो किसी मेन फंक्शन के ऊपर के जितने भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए जाते हैं उनको बोलते हैं। और लोकल जो कि एक फंक्शन के अंदर जिसका कि लोकल स्कोप होता है, उस फंक्शन के बाहर वो यूज नहीं हो सकता, उस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। चलिए हम एक प्रोग्राम करते हैं जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएं कि हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम कोड एडिटर यानी कि वीएस कोड को खोलेंगे और उसमें हम एक फोल्डर बनाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है यूट्यूब के नाम से। और उसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। न्यू फाइल में सबसे पहले उसको हम सेव करेंगे, जो कि एक नाम दे सकते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फर्स्ट डॉट सी। इसके बाद हम लोग इसके अंदर जाएंगे। एक सेकेंड, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने ये बोला था कि प्रोग्राम को जब शुरू करते हैं तो वहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी कि बिगनिंग फ्रॉम हैशटैग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद अब मैंने जो बताया था आपको कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखेंगे, उस तरह का मैंने हूबहू लिख दिया। उसके बाद मैंने बोला था कि ग्लोबल डिक्लेरेशन भी होता है, तो इंट एक्स करके मैं ग्लोबल डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। अभी अगर आपको ये इंट क्या है ये नहीं समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अभी आप बस इतना देखो कि ये होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, कौन सी फंक्शन की बात हो रही थी भाई वो देखते हैं। तो void मेन एक फंक्शन, ये मेन फंक्शन जिसके आगे जिस भी स्टेटमेंट्स के आगे पैरेंथेसिस यानी कि ये राउंड ब्रैकेट लगा हो उसको हमें फंक्शन मानना है, क्योंकि सारे फंक्शन के आगे ये पैरेंथेसिस लगी होती है। पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर हम लोग एक और भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट वाई। ठीक है। अब हम चाहें तो इसके डिक्लेरेशन अब यहाँ पे कमेंट भी कर लेते हैं ताकि हम समझें कि ये कमेंट क्या है। कमेंट हम जो होता है डबल बैकस्लैश के थ्रू करते हैं, सॉरी डबल स्लैश के थ्रू करते हैं। और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, ताकि ये पता चले कि ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या है। ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम वो कर लेते हैं कमेंट आउट एक और भी। इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है। ये हमारा वही फंक्शन है जिसके बारे में मैंने बात किया था कि मेन फंक्शन, जहाँ से हमें पता चलता है कि हम प्रोग्राम के अंदर इंटर कर रहे हैं। और ये हमारा हो गया सॉरी लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। उसके बाद अब हमने इसको इंट एक्स और इंट वाई को डिक्लेयर तो कर लिया। अगर मैं चाहता तो इसको यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर लेता। ठीक है, कर लेता हूँ। और एक्स में मैंने 10 वैल्यू डाल दी। अब वाई को भी यहाँ पे इनिशियलाइज करके देखते हैं। और हम इसके थ्रू प्रिंटफ यानी कि प्रिंटफ स्टेटमेंट को चला के देखेंगे। प्रिंटफ भी एक फंक्शन है दोस्तों, जो कि स्ट्रिंग को या फिर किसी भी तरह के मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। और साथ ही साथ किसी भी इनिशियलाइज्ड या किसी भी वेरिएबल को
प्रिंट करवाने के लिए भी यूज होता है, जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को लेता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि हमारा जो डेटा टाइप जो कि हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं वो किस डेटा टाइप के अंदर आ रहा है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैर है, ये पता चलता है। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने से पहले हमें परसेंटेज लिखना पड़ता है। अगर तो हमारा वो जो डेटा टाइप जो भी वेरिएबल है अगर इंटीजर टाइप का है तो परसेंट डी लिखेंगे, अदरवाइज अगर फ्लोट यानी कि डेसिमल टाइप का है तो परसेंटेज एफ लिखेंगे, अगर कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी लिखेंगे। इसी तरह के और भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया उसके लिए परसेंट एस लिखते हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ देखता हूँ कि किस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। सबसे पहले एक्स है और उसके बाद हम वाई को प्रिंट करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि हम हमारा एक नॉर्मल प्रोग्राम सी में बन के तैयार है, जिसमें कि हमारे पास प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी है। यहाँ पर एक्स जो कि हम इनिशियलाइज किए भी कर लिए हैं, जो कि डिक्लेयर करते ही इनिशियलाइज भी किया हुआ है मैंने। और उसके बाद वाई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि थ्री, जिसमें कि मैंने 3 इनिशियलाइज किया है। अब क्या हमारा प्रोग्राम सेम वैल्यू प्रिंट कर पाता है, ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सारी सारी बातें थ्योरी में समझाई है। क्या वो हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने के बाद वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है? अगर कर रहा है तो हमारा प्रोग्राम सही है, अदरवाइज कुछ तो गड़बड़ है। अब आगे देखते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि अलग अलग कंपाइलर के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो वो देखेंगे कि जैसे एक टर्बो सी करके कंपाइलर है, यहाँ पे नीचे बहुत सारे लोग गेट सी एच लिखते हैं, जो कि उसमें स्पेसिफिक है, उसी में यूज़ होता है। यहाँ भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वी एस कोड हमारा एक एडवांस आईडीई जिसको बोलते हैं, आईडीई हो जिसको कि हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं, जिसमें सारी की सारी चीज़ें पहले से इंटीग्रेटेड है, तो ये काफ़ी चीज़ें खुद से भी समझ लेता है। तो इसको हम इग्नोर करते हैं और आगे हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन करने के लिए हम या तो यहाँ पे आकर के प्रोग्राम को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉरी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड। ओके, ओके। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही तरीके से रन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 and 3 प्रिंट होके आ गया। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो कुछ इसके साथ मैसेज दे दूँ, ताकि हमें थोड़ा पता चले कि किस वेरिएबल का ये वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू परसेंट डी एंड वाई इक्वल टू परसेंट डी। इससे हमें पता चलेगा कि एक्स के सामने 10 प्रिंट होगा और वाई के सामने 3 प्रिंट होगा, ताकि इससे हम क्लियर हो जाएं कि किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 3 प्रिंट होकर के आ गया। ये हमारी पॉइंट। हाँ, और कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कभी भी जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जो सी की प्रोग्राम होगी या सी प्लस प्लस की प्रोग्राम होगी सिमिलर ही होती है, बस थोड़ी बहुत सिंटेक्स की डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये साइड में एक बना हुआ है, यहाँ पे जब हम प्रोग्राम को सेव किए तो फर्स्ट डॉट सी के नाम से सेव किए हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो रन होते टाइम कंपाइलर जो है प्रोग्राम को कंपाइल करता है। कंपाइल करना मतलब लाइन बाय लाइन सारी इंस्ट्रक्शन को चेक करता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ गई। तो जब हमारा प्रोग्राम एरर फ्री होता है तो ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, जो कि जिसका एक्सटेंशन डॉट ई नाम से बनता है। तो और उसके आगे हमारे प्रोग्राम फाइल का नाम लगा होता है। जैसे मैंने फर्स्ट डॉट सी से सेव किया था तो फर्स्ट डॉट ई फाइल बनेगी। तो ये हमारी जो सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट ई फाइल बनती है, ना कि ऑब्जेक्ट फाइल बनती है।
तो यहाँ पे हम ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारी जब भी प्रोग्रामिंग की फाइल जो भी है उसको जब हम रन करा रहे हैं तो हमारी EXE फाइल बननी चाहिए। और इसी के साथ आज की हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।